तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज ए एंटी कैंसर एजेंट। उस कंपाउंड का नाम लिखिए, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बताइए जो कि एंटी कैंसर यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में जो दवा यूज होती है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ऐसे एजेंट का आप नाम बताइए। तो एक होता है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है आपका, प्लेटिनम Cl2 और आपका NH3 का होल ट्वाइस। इसका नाम है प्लेटिन, और जब ये सिस फॉर्म में होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे सिस्प्लेटिन। इसका नाम है प्लेटिन। और जब एसिस फॉर्म, इसके दो, इसके कितने आपके एग्जिस्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो, एक सिस एक ट्रांस। तो सिस वाला जो होता है वह एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज होता है, जबकि ट्रांस वाला इसका जो फॉर्म होता है वह आपका एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे नहीं यूज में आता है। सिस वाला इसका फॉर्म जो होता है वह एंटी कैंसर के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी वाला जो होगा उसका सही करेक्ट आंसर इसका होगा बी वाला। फिर कह रहा है अमोनिया जो होता है यह आपका कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। कब? जब हम लोग कॉपर आयन, यह जो अमोनिया है यह अमोनिया कॉपर आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपका आयन बना लेता है। कौन? अमोनिया। इन एल्कलाइन solution but not in acidic solution, what is reason for it? तो जो अमोनिया होता है वह, अगर हम अमोनिया गैस को पास आउट कर दें ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे अल्कलाइन सोल्यूशन में जिसमें आपका क्या हो, कॉपर आयन, आपका क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट हो, तो अमोनिया इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। जबकि आपका, अगर मैं कहूं कि एक एसिडिक सोल्यूशन है, क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है आपका, और किसका एसिडिक सोल्यूशन है भाई, एसिडिक सोल्यूशन है कॉपर आयन का, है ना। ये इसमें आपका क्या है, एच भी प्रेजेंट होगा। इसमें अगर हम अमोनिया गैस पास आउट करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स आपका नहीं बनता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर आपका मीडियम कैसा हुआ, अगर क्यूप्रिक आयन एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा तो जैसे ही अमोनिया पास आउट किया जाएगा वह क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इस सोल्यूशन के अंदर एसिडिक मीडियम के कारण से, वह क्या करेंगे, अमोनिया के साथ, अमोनिया क्या होता है आपका, एक लुईस आपका बेस होता है, यानी लोन पेयर डोनर होता है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बना लेगा अमोनियम आयन, और जो अमोनिया गैस था, जो अमोनिया था, वो अमोनिया अमोनिया के रूप में न रह करके अमोनियम आयन बना लेगा, और अमोनियम आयन लिगेंड के तौर पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे जब लिगेंड ही नहीं प्रेजेंट होंगे, फिर कॉपर जो आयन है, क्यूप्रिक जो आयन है, वह किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो कह रहा है आपका इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट टू द अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अमोनियम आयन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल आर नॉट अवेलेबल, यानी ए करेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, आपका सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होता है इनमें में से। तो आप जानते हो कि जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स वह क्या होते हैं आपके, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आपके मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आपके, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे चिलेट कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की, तो चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना आप, कि वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स।
क्योंकि वहां पे थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से देखो तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी की वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव में होगी, रिएक्शन आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव में होनी चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव में पॉजिटिव में होनी चाहिए, पॉजिटिव में। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपका यहाँ पे देखो, चिलेट कॉम्प्लेक्स आपका सी वाला चिलेट कॉम्प्लेक्स है ना। यहाँ पे क्योंकि जो लिगेंड कैसा है, लिगेंड है आपका ऑक्जिलेट, और ऑक्जिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और बाइडेंटेड लिगेंड जब आपका इस फेरिक आयन के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, तो आपका यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चिलेशन हो रहा है, चिलेशन हो रहा है यहाँ पे। बाइडेंटेड लिगेंड जब आपका कोऑर्डिनेट करेगा इस फेरिक आयन के साथ में, तो यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। इस तरीके के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं चिलेशन, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इसी वाला का ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे चिलेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जल्दी से बना लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका स्मॉल कैटायन साइज, इनका जो कैटायन ट्रांजिशन मेटल के जो कैटायन होते हैं, उनका साइज क्या होता है आपका, छोटा होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी बात सही है। हाई आयनिक चार्ज, और ऑल आर करेक्ट। तो देखो, कोई भी आपका जो मेटल आयन है, वह मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके लिए क्या जरूरी है कि उसका उस मेटल आयन की साइज छोटी होनी चाहिए, ताकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर सके। साइज छोटी होनी चाहिए, चार्ज हाई होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज हाई होगा तो भी क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ताकि लोन जब आपका लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ताकि वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके। तो आपका तीनों के तीनों क्या है, फेवरेबल कंडीशन है ना, तो ऑल ऑल आर करेक्ट। फिर अगला है कि द कॉम्प्लेक्स विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। एक क्वेश्चन आपका आईआईटी 2001 में पूछा गया है। कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है सेंट्रल मेटल एटम पे। तो यहाँ पे देखोगे मैग्नीज जो है वह, यहाँ पे MnO4, तो 1 निगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +7 का मतलब क्या हुआ, मैग्नीज जो है वह Argon 3d7 4s2 होता है मैग्नीज का, सिंपली। सॉरी, 5, यहाँ पे 5 है ना। अब जब यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 7 इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन, यानी आपका Argon 3d0 4s0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए वाला। ए है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। कह रहा है कि द कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, उस कंपाउंड का नाम लिखिए जो कि पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता। देखो, पैरामैग्नेटिज्म तब नहीं शो होगा जब आपका यहाँ पे, देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, पेयर्ड होगा, तो डायामैग्नेटिक होगा। और डायामैग्नेटिक जो
सबस्टांस होते हैं वो पैरामेग्नेटिज्म शो नहीं करते। यानी होना क्या नहीं चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो जिस कॉम्प्लेक्स में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, वो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। और +2 यानी इसका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन D9। यहाँ पे सिल्वर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। तो इसका बनेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एक कॉपर वाले ग्रुप का है, कॉपर वाले ग्रुप का है। तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसका ए जब आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10S1, क्योंकि 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका भी अगर +1 देखोगे तो D10 सबका D10 आएगा, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। यहाँ पे D10, और D10 का मतलब यहाँ पे आपका एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा बी का, बी वाला। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो फेरोसिन यानी FeCO5, पेंटा कार्बोनिल, आयरन 0। यहाँ पे आयरन देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आयरन और कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, आर क्या है आपका, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप में आप वैसे मान लो CH3Mg क्लोरीन, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका एक टाइप का क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, है ना। कह रहा है कि नाट, और कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक, जीजे साल्ट, प्लेटिनम, यहाँ पे 3 क्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इथीन होगा। इथीन में आपका ये दोनों कार्बन एटम जो होंगे ना यहाँ पे, इन दोनों कार्बन एटम से ये प्लेटिनम जो मेटल है ये आपका लिंक होगा, तो यहाँ पर भी मेटल और कार्बन बीच बॉन्ड पाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका सही आंसर होगा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन में क्यों, क्योंकि सिस्प्लेटिन अगर देखोगे तो यहाँ पे अमोनिया लिगेंड होता है और क्लोरीन लिगेंड होता है। यहाँ पे तो कार्बन है ये नहीं है, और कार्बन अगर नहीं है, आपका किसी भी लिगेंड में कार्बन नहीं है, तो मेटल का कार्बन से लिंक होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो 7वें का ए। फिर कह रहा है आपका, देखो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का फार्मूला कैसा होता है, तो इस तरीके का यहाँ पे फार्मूला होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का। दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, है ना। अब यह आपका क्या होता है, यह जो आपका कंपाउंड है, यह रेड कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है किसके साथ में, निकल आयन के साथ में। और इस कंपाउंड का यूज निकल आयन के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। निकल आयन के डिटेक्शन का मतलब हुआ आपका, अगर निकल किसी सोल्यूशन में निकल आयन प्रेजेंट है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस लिगेंड का यूज ले सकते हैं, काम में ला सकते हैं, क्योंकि यह लिगेंड जो होगा निकल आयन के साथ में क्या बना लेगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा। अच्छा, कह रहा है कि टू गेट दिस प्रिसिपिटेट रीडली, ताकि प्रिसिपिटेट फास्ट बने, इसके लिए मुझे जो पीएच रेंज रखना चाहिए वह कितना रखना चाहिए। तो देखो, अगर आप बेसिक मीडियम रखते हो, तो बेसिक मीडियम का मतलब होगा बेस, बेस प्रेजेंट होगा आपका मीडियम के अंदर, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये भी आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो देखो, अब एक आपका जब आपका लिंक होगा निकल आयन से, तो स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अब इस पे चार्ज ज्यादा आ गया। अब ज्यादा चार्ज आने की वजह से क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह थोड़ा सा बिहेव करने लगेगा, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा ना। इसीलिए
यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब 9 से लेकर के आपका 11 जो है पीएच जब होगा, तब यह आपका बेसिक सोल्यूशन होगा। तो सही ऑप्शन होगा डी। 9वें का जो क्वेश्चन है, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर। एक क्वेश्चन एम्स 2004 में पूछा गया है। चलो पूछ देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इसका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है। देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे है, देखो, ए आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए वाला भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जो सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसका भी क्या हो, ए भी जो कॉम्प्लेक्स है, ए भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कौन नहीं होगा, आपका ए वाला। चाहे इसका फेसियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ले लो, चाहे इसके दो आइसोमर होंगे, एक फेसियल और एक आपका मेरिडोनल। दोनों के दोनों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे, मेरिडोनल, ये दोनों के दोनों आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद में आप वहां पे एक प्लेन चलाइएगा। आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो आपका सही आंसर होगा ए। फिर अगला है द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ मेटल आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आईआईटी 2004 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +7, और यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +6। तो क्रोमियम भी आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैग्नीज भी आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे ज्यादा आपके ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं दो कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। सही आंसर होगा बी। फिर कह रहा है कि द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट, क्वेश्चन नंबर 11, आईआईटी 2004 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है, इस तरीके का कि यहाँ पे बाहर मरकरी है, काउंटर आयन के तौर पे आपका मरकरी है, और आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर थायोसाइनेट का होल 4 है ना। यहाँ पे मरकरी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज बनेगा। और यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा, वह कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, यहाँ पे कोबाल्ट का, अगर मान लो इसका एक्स है, तो X+4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थायोसाइनेट। थायोसाइनेट का -1 होता है, इक्वल टू -2। तो एक्स इक्वल टू आएगा +2। यानी जो कोबाल्ट होगा वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन 3D7, 3D7। अब चूंकि यहाँ पे जो लिगेंड है, अब देखो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पे जो थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट का सल्फर एटम लिंक करेगा इस कोबाल्ट के साथ में। तो थायोसाइनेट जो है आपका, यह आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब आपका सल्फर एटम अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से। और यही थायोसाइनेट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब नाइट्रोजन एटम आपका लिंक करता है ना। यहाँ पे तो सल्फर लिंक किया है, इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग नहीं होगा। अब पेयरिंग अगर नहीं होगा, तो आपका कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं, दो। एन की वैल्यू 2 है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, 2 √2 + 2, यानी 4 × 2 = 8, √8, और √8 की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 2.87 के करीब आएगी। अरे, इसको बढ़ा रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है लगता है। √8,
अरे D7 था ना जी। तो D7 होगा तो यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा ना, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। तो अगर 3 होगी तो ये आपका √15 आएगा। सही आंसर होगा इसका सी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया था फिलिंग के दौरान। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया था, D8 के हिसाब से कर दिया था D7। छोटा सा मिस्टेक था। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि 12 वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर। कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है AI EEE 2004 में। तो देखो आइसोमर जो है ना आपका, आइसोमर का मतलब ये इसका क्या कहना है। आइसोमर मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों को जोड़ कर की बात कर रही है। दोनों जोड़ करके बात कर रहा है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को मिला करके सबसे ज्यादा आइसोमर किसके एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके तो देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स का केवल ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। सिस ट्रांस यानी इसके दो आइसोमर होंगे। ये तो आपका न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा इसके, न तो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। ये आपका, इसके बाद ही छोड़ दो। ये तो आपका कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना, तो ये तो ऑप्टिकल इसके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे इसके एक, देखो एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। या और इसके आपके ऑप्टिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करेंगे, TNL फॉर्म। तो यानी ये आपका क्या होगा, इसके चार आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। तो सही आंसर होगा इसका 12 का D। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखते हो, तो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपका लिगेंड कैसा हो, लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की बात अगर आप करते हो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे अमोनिया क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। हाँ यहाँ पे जो होगा अमोनिया, ये अमोनिया यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन पेयरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आर्गन 3D8 4S 0। अब डी सबसेल में कितने आपके ऑर्बिटल, 5। 1 2 3 4 5, या तो 6 A 7 और A 8, है ना। अब मान लो अगर पेयरिंग हो भी जाता, अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता तो एक D ऑर्बिटल खाली होता। तो डी, एक D और एक S, और आपका मुझे 6 चाहिए ना, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो दो तो हो गए, ये आपके 3 2 5। फिर एक D लेना पड़ता, दो दो बार D नहीं होगा ना। तो इससे अच्छा पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो एक S ले लेगा, 3 P ले लेगा, और 2 D ले लेगा, है ना। यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में जो D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो 4D का करेगा। तो हाई, इसका ए क्या है आपका, इस तरीके का हाइब्रिडेशन अगर आएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आपका सही आंसर होगा 13 का D। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन शोन बाय द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस। ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका जो है ना, देखो ये आपका कुछ इस तरीके से है। NH3 का होल 4 Br2, और यहाँ पे Cl। तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्योंकि अगर एक ब्रोमीन आपका, एक क्लोरीन यहाँ पे चला जाए, ब्रोमीन यहाँ पे चला जाए, तो आपके डिफरेंट आयन मिलेंगे इन एक्वस सोल्यूशन। इसकी आपके आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, साथ ही साथ ये जेमेटिकल और जेमेटिकल आइसोमर भी शो इसके दो होंगे, सिस और ट्रांस। सही आंसर होगा जेमेटिकल आयन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। 15 का कौन सा है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज। डायामैग्नेटिक स्पीसीज कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी D8।
यहाँ पे आपका, अच्छा, D8 है और यहाँ पे पेयरिंग होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो सही आंसर होगा आपका ए वाला। यहाँ पे क्लोराइड जो लिगेंड है ना, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से में आपका पेयरिंग नहीं होता है। पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसे यहाँ पर भी आपका क्लोराइड आयन जो होगा वह वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। सही आंसर होगा इसका वक्त 15 का ए। एम्स 2005 में पूछा गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्रोमियम का अगर मैं मान लूं एक्स है, तो X+4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया 0, और +2 इंटू मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1 इक्वल टू +1। X-2 इक्वल टू +1, X इक्वल टू +3 आएगा। फिर है आपका यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, FeCl5, यहाँ पे आयरन और कार्बन जो है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वह किस कैसा करेक्टर रखेगा। तो इसे यहाँ पे देखोगे, आयरन जो होगा, कार्बोनिक जो लिगेंड है ना, कार्बोनिक लिगेंड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और ये जो आयरन एटम है, इसके पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, यह इसके एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और ये आपका जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, लिगेंड तो देगा सेंट्रल मेटल एटम को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उल्टा क्या करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है वह आपका कार्बोनिल लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पीछे से डोनेट करने लगेगा। तो यहाँ पे एक पाई करेक्टर आ जाएगा। सिग्मा और पाई दोनों ही तरीके के करेक्टर रखेगा यह कॉम्प्लेक्स। 18 का लिगेंड इन एंटी कैंसर ड्रग। सिस्प्लेटिन में कौन कौन से लिगेंड होते हैं, एक अमोनिया, एक, दो अमोनिया होते हैं और दो क्लोरीन होते हैं ना, दो क्लोराइड। तो आपके अमोनिया क्लोरीन, आंसर होगा इसका ए। एम्स 2005 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि किस कॉम्प्लेक्स में आपका डेल्टा ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड मैक्सिमम होगा। तो जिस, देखो अब किसी स्प्लिटिंग, किसी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम का जो डी सबसेल होता है, वह T2G और EG में ब्रेक करता है लिगेंड के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ज्यादा CFSE की वैल्यू आएगी। तो कौन ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन पे है, साइनाइड। यानी सही आंसर होगा इसका ए। अगर आप इस पेट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो साइनाइड जो है वह सबसे आपके राइट हैंड साइड में पड़ता है, यानी वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगला है आपका दी कोऑर्डिनेशन नंबर। मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है किसका, एलिमेंट ई का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें एलिमेंट ई है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखो, इथाइलिन डाइमीन, ये आपका दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे संख्या में दो, दो है ना, तो दो मिलकर के कितने बनाएंगे, चार। और यहाँ पे ऑक्सीलेट दो बना लेगा, तो 4 2 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आपका ये दोनों तो गलती हो गए। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो ये आपका -1 है, तो यहाँ +1। और एलिमेंट जो है ई, यह 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट 3।